आज के लेक्चर में 3 चीजें कवर करना ऑब्जेक्टिव रहेगा हमारा। सबसे पहले तो हम देखेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। सिमिलरली एग्रीगेट सप्लाई एंड इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स है उसके और कैसे कैलकुलेट करते हैं। देन वी विल स्टडी शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, कि शॉर्ट रन के अंदर इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे निकालेंगे, क्या होता है इक्विलिब्रियम आउटपुट, दैट वी विल सी। एंड देन एट द लास्ट वी विल स्टडी व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड। तो जब हमारी ये तीनों टॉपिक्स कवर हो जाएंगे तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड एट इट्स कंपोनेंट्स की। लेकिन उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब है कि किसी भी देश के सभी लोगों ने मिलकर टोटल कितनी डिमांड करी एक साल में, उसको हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। सो एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू टोटल डिमांड made by all peoples of an economy during the period of an accounting year। कि किसी भी देश के सभी लोगों ने मिलकर टोटल कितनी डिमांड इकोनॉमी के अंदर की है, दैट इज व्हाट वी कॉल एग्रीगेट डिमांड। फाइन, नाउ द टॉपिक व्हिच वी नीड टू डिस्कस इज एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट क्या क्या है। तो याद रखना कि भाई एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स हैं सी, आई, जी और एक्स माइनस एन। सी का मतलब है जी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी का मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्स माइनस एम का मतलब है नेट एक्सपोर्ट। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और ये हमारे पास क्या है, नेट एक्सपोर्ट। तो अगर मैं किसी भी देश में कितनी कंजम्पशन हुई, किसी भी देश में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, किसी भी देश में गवर्नमेंट ने कितनी कंजम्पशन करी और गवर्नमेंट ने कितनी इन्वेस्टमेंट करी और उस देश के नेट एक्सपोर्ट्स कितने थे, अगर इन सभी कंपोनेंट्स को मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगी। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। फाइन, नाउ बिफोर वी मूव फर्दर विद द डिटेल्ड डिस्कशन ऑन एग्रीगेट डिमांड, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि एग्रीगेट डिमांड और इनकम, इनकम इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई। एग्रीगेट डिमांड और इनकम के अंदर क्या रिलेशन है। तो भाई सिंपल सा लॉजिक है, मुझे बताओ अगर तुम्हारी इनकम बढ़ती है तो तुम डिमांड ज्यादा करोगे कम करोगे। अगर तुम्हारी इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड ज्यादा करोगे कम करोगे, ज्यादा करेंगे। अगर तुम्हारी इनकम कम हो जाए तो उस केस के अंदर डिमांड तुम कम करोगे। सो द रिलेशन बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड इनकम इज पॉजिटिव बिकॉज with increase in income aggregate demand increases and with decrease in income aggregate demand decreases। ये हमारा माइक्रो पर्सपेक्टिव है और मैक्रो पर्सपेक्टिव में भी सेम रूल हमारे पास अप्लाई होता है कि इनकम और डिमांड के अंदर क्या हमारे पास पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, तो जरा इसको हम टेबुलर फॉर्म में एक बार रिप्रेजेंट करते हैं एंड देन वी विल आल्सो सी द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट। इनकम एग्जांपल लेके चलते हैं, किसी टाइम पे तुम्हारी इनकम जीरो थी, होता है ऐसा। Now, right now you are living a student life
तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की इनकम जो है जीरो है, तो बिल्कुल ठीक है, इनकम जीरो है। फिर तुम्हारी इनकम लेट अस से 20 हुई, देन 40, 60, 80, 100, दीज आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ योर इनकम। अब मुझे सोच के बताओ कि अगर तुम्हारी इनकम जीरो है तो क्या तुम्हारी डिमांड जीरो होगी? अगर तुम कुछ नहीं कमा रहे, क्या तुम्हारी कंजम्पशन जीरो होने वाली है? क्या तुम्हारी डिमांड जीरो होने वाली? नहीं, नहीं खाओगे पियोगे तो है ना। बेशक तुम कुछ नहीं कमा रहे, लेकिन तब भी तुम कुछ ना कुछ डिमांड करोगे, तो डिमांड तुम्हारी जीरो नहीं होगी रियल लाइफ में। तो लेट अस से कि तुम्हारी भी डिमांड कितनी है, 30 है। अब तुम्हारी इनकम बढ़ी, हमने बोला कि इनकम और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन है। अब तुम्हारी इनकम बढ़ी तो क्या तुम्हारी डिमांड बढ़ेगी? बिल्कुल। लेट अस से इट इज 40, then 50, then 60, then 70, and then 80। तो अगर तुम इस टेबल को ध्यान से नोटिस करो, इनकम तुम्हारी हर बार 20 से बढ़ रही है और डिमांड तुम्हारी हर बार 10 से बढ़ रही है। तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है? इंक्रीज इन इनकम इज ऑलवेज मोर देन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ती है ना, केन्जियन थ्योरी में पढ़ा था हमने, जैसे जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे तुम्हारी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन कम से बढ़ेगी, क्योंकि इनकम के बढ़ने से तुम उसका कुछ हिस्सा हमेशा सेव करना प्रेफर करते हो। यहाँ देखो, तुमने 1 रुपया भी नहीं कमाया लेकिन तुमने 30 रुपए खर्च दिए, जैसे मर्जी खर्चे, भीख मांग के खर्चे, जो मर्जी किया, लेकिन तुम डिमांड करोगे। irrespective of the fact your income is zero, then you want 20 rupees, तो तुमने अपनी डिमांड थोड़ी इंक्रीज करी। 40 पे तुमने फिर से इंक्रीज करी। 60 पर तुम्हारे इनकम और तुम्हारी डिमांड सेम थी, मतलब जितने कमाए उतने खर्च दिए। अब जब तुम्हारी इनकम बढ़ेगी ना, तो तुम सोचोगे भाई 80 रुपए इनकम हो गया, काम करते हम 10 रुपए हम सेव करते हैं, क्योंकि तुम्हारी यहां तक, इस पॉइंट तक सारी की सारी बेसिक नीड्स सेटिस्फाई हो गई। ठीक है। सो दिस इज हाउ एग्रीगेट डिमांड एंड इनकम वर्क्स। और अगर मुझे इसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के अंदर दिखाना हो तो वो भी हम एक बार दिखा देते हैं। सो ड्रॉ वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। अब ध्यान दो, इनकम तुम्हारी यहाँ पे जीरो से स्टार्ट है, तो मतलब ये तुम्हारा यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और ये जो इनकम कर्व बनेगा तुम्हारा, दिस विल बी एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो दिस इज योर इनकम कर्व। ठीक है। अपवर्ड स्लोपिंग क्यों बना? क्योंकि देखो यहाँ पे इनकम तुम्हारी इंक्रीज कर रही है 0, 20, 40, तो दैट्स व्हाई इट इज अपवर्ड स्लोपिंग। और ये एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री बनेगा। 45 डिग्री के एंगल पे क्यों बनेगा? क्योंकि हर बार जो हमने चेंज इन इनकम है ना, वो 20 का दिखाया है। हर बार चेंज इन इनकम 20 का दिखाया है। क्या सर रियल लाइफ में भी इनकम सेम रेट से चेंज होती है? जी नहीं, रियल लाइफ में इनकम सेम रेट से चेंज नहीं होती, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, हमने इसको सेम रेट से चेंज करके दिखाया। ठीक है। फिर हमारी डिमांड भी जो है, उसके अंदर हमेशा चेंज 10-10 का आया है, लेकिन वो कभी जीरो नहीं थी। तो इसका मतलब वो ओरिजिन से स्टार्ट तो नहीं होगी, ओरिजिन का मतलब जीरो होता है। तो हम इसको यहाँ वाई एक्सिस से स्टार्ट करेंगे। दिस इज योर एग्रीगेट डिमांड कर्व। ठीक है जी। तो ये तुम्हारी एग्रीगेट डिमांड है, ये तुम्हारी एग्रीगेट इनकम है, और दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहां पे तुमने जितने पैसे कमाए उतने पैसे खर्च दिए। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे सेविंग्स होनी स्टार्ट हो गई, but at this point whatever your income was, that was your spending. Fine. So make sure that this diagram is fully understood by you. Just draw this diagram. Okay, let us move further now.
तो जैसे कि हमने बात करी कि एग्रीगेट डिमांड के वी हैव ऑल दीज कंपोनेंट्स, फाइन। तो बारी बारी इन सभी कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं एंड देन हमारा एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स खत्म हो जाएगा, देन वी विल मूव टू एग्रीगेट सप्लाई। तो बात करते हैं पहले कंजम्पशन फंक्शन की। ओके, हम बात करेंगे अभी हम कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन का मतलब है कि कंजम्पशन और इनकम के बीच में क्या रिलेशन है। जो इक्वेशन हमें, सुनो मेरी बात ध्यान से, जो इक्वेशन हमें कंजम्पशन और इनकम के बीच में रिलेशन बताए, दैट इज व्हाट वी कॉल कंजम्पशन फंक्शन। तो इक्वेशन है क्या, इक्वेशन लिखेंगे और इसको समझेंगे। तो बोलता कंजम्पशन इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। कंजम्पशन इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। सी बार का मतलब है कि जब तुम्हारी इनकम जीरो थी, जब तुम्हारी इनकम जीरो थी तब तुमने कितनी कंजम्पशन करी। मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम विच यू आर अर्निंग, तुम इतनी कंजम्पशन तो करोगे ही करोगे। So C bar is consumption when income was zero. Okay. Then B is MPC. MPC, that is marginal propensity to consume. बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आगे जाके बहुत यूज होने वाला है। मार्जिनल propensity to consume। प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी का मतलब है टेंडेंसी, कि भाई कितना कंज्यूम कर सकते हो। कर नहीं रहे हो, ध्यान रखना, कितना कंज्यूम कर सकते हो, इसको हम बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब टेंडेंसी टू कंज्यूम, एमपीसी। एंड वाई, यू नो कि वाई हमारे पास क्या है, इनकम है। सभी का मतलब देखेंगे, हम घबराना नहीं है, एमपीसी हम देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो अगर तुम्हें कंजम्पशन निकालनी है तो देखो कि जब उसकी इनकम जीरो थी वो कितनी कंजम्पशन करता है। फिर जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी और एमपीसी के हिसाब से हम उसकी कंजम्पशन किसी भी इनकम लेवल पे कैलकुलेट कर सकते हैं। इस इक्वेशन का ऑब्जेक्टिव है कि अगर मेरे पास किसी इंसान की इनकम दी हो तो क्या मैं उसकी कंजम्पशन को प्रिडिक्ट कर सकता हूं। बिल्कुल प्रिडिक्ट कर सकता हूं अगर मैं इस इक्वेशन को यूज करूं। सो बेसिकली दिस इक्वेशन एक्सप्लेन मी द रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, कि कितने इनकम लेवल पे कितनी कंजम्पशन होगी, या फिर अगर मुझे उसकी कंजम्पशन दी है तो क्या मैं उसकी इनकम निकाल सकता हूँ। बड़ा जरूरी है भाई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे रेट डालता है, वो देखता भी तुम्हारी कंजम्पशन तो बहुत हो रही है, गाड़ियां खरीद रहे हो, घर खरीद रहे हो, कंजम्पशन तो तुम्हारी बहुत हो रही है, लेकिन उस हिसाब से तुम अपनी इनकम नहीं दिखा रहे, क्योंकि इनकम और कंजम्पशन में रिलेशन है ना। ऐसा तो है नहीं कि कंजम्पशन करी जा रहे हो इनकम दिखाओगे नहीं। सो ऑन द बेसिस ऑफ योर कंजम्पशन तुम्हारी इनकम को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर इनकम तुम्हारी कंजम्पशन को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। हम करेंगे इसको प्रिडिक्ट व्हेन वी विल मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ दिस कंजम्पशन एंड इनकम। ठीक है, अभी के लिए इस इक्वेशन को समझो, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन। देन यू हैव मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। भाई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है एमपीसी इज इट इज नथिंग बट चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, कि भाई इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन में कितना चेंज आया, इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन में कितना चेंज आया, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसी का एक छोटा भाई है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये होता है सी अपॉन वाई, जो मुझे सिर्फ इनकम और कंजम्पशन का रिलेशन बताता है। ये मुझे चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन कंजम्पशन का रिलेशन बताता है, और जो मुझे चेंज का रिलेशन बताएगा ना, याद रखना इकोनॉमिक्स में वो हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो दिस इज व्हाट कंजम्पशन फंक्शन इज। एंड रिमेंबर वन थिंग, कि अगर मुझे एपीसी और एमपीसी का रिलेशन देखना हो तो एपीसी प्लस एमपीसी इज इक्वल टू 1। क्लियर है, तो ये सारी कंजम्पशन फंक्शन की कहानी थी। अब देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन की क्या कहानी है। इन्वेस्टमेंट फंक्शन, भाई इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, इन्वेस्टमेंट हमारे पास दो तरह की है। इन्वेस्टमेंट फंक्शन,
इन्वेस्टमेंट दो तरह की है, एक होती है जी हमारे पास ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, एक होती है हमारे पास इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब है, देखो सबसे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा ऑटोनोमस से पहले इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। भाई तुम्हारे पास जो पैसा है ना, पैसा उसको तुम दो पर्पस के लिए खर्च कर सकते हो, ठीक है, या तो एक्सपेंडिचर के लिए या तो इन्वेस्टमेंट के लिए। कोई भी चीज, अब कोई भी पैसा अपने ऊपर खर्चा उसको एक्सपेंस बोलते हैं, लेकिन अगर कोई भी पैसा और पैसे कमाने के लिए खर्चा उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तुमने गाड़ी खरीदी अपने लिए, ठीक है, अपने लिए गाड़ी खरीदी, ठीक है, घूमने फिरने के लिए, घर वालों के साथ घूमने फिरने के लिए, वो तुम्हारे पास एक्सपेंडिचर है। लेकिन हमने, अगर तुमने गाड़ी खरीदी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो वो तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट है। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना, बेसिकली हम और पैसे कमाने की बात कर रहे हैं। क्लियर, इसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि अगर तुमने इन्वेस्टमेंट करी और तुम्हारा ऑब्जेक्टिव और पैसा कमाना नहीं है, दैट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड का इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मोर मनी, दैट इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो कहने का मतलब है कि अगर इन्वेस्टमेंट के अंदर तुम्हारा कोई भी प्रॉफिट मोटिव नहीं है, उसको ऑटोनोमस बोलते हैं। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के अंदर तुम्हारा प्रॉफिट मोटिव है, दैट इज व्हाट वी कॉल इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। अब भाई तुम सोचोगे कि भाई बिना प्रॉफिट मोटिव के कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, तो जी बिल्कुल करेंगे। जितनी भी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट होती है वो सारी ऑटोनोमस है। गवर्नमेंट ऑलवेज डज द इन्वेस्टमेंट irrespective of whether it is going to earn profit in the future or not। और जितनी भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो मेरे पास सारी किसके अंदर आती है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में आती है। ये बड़ी सिंपलिस्टिक डेफिनेशन है। हालांकि ऑटोनोमस इज विच यू डू irrespective of whether you are going to earn profit or not। कहने का मतलब है, कहने का मतलब है, समझेंगे ध्यान से। चाहे तुम्हें प्रॉफिट यहाँ पे 10 करोड़ का हो, चाहे 20 करोड़ का हो, चाहे 30 करोड़ का हो, तुमने इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ की ही करनी है। चाहे जीरो हो तब भी तुम 50 करोड़ की करोगे। तो तुमने देखा यहाँ पे कि प्रॉफिट के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रही। सिमिलरली अगर तुम्हें किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करके लगता है कि भी मुझे 10 करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है, देन यू आर रेडी टू इन्वेस्ट दिस मच अमाउंट। अगर तुम्हें लगा कि उसमें भी 20 करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है, फिर तुम बोलोगे प्रॉफिट है ज्यादा, तो एक काम करते हैं इन्वेस्टमेंट भी अपनी ज्यादा कर लेते हैं। तो अगर इस तरह की इन्वेस्टमेंट है तो उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ये देखो, जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ रहा है वैसे वैसे तुम इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो। दिस इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो जो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट को ध्यान में रख के की जाए, दैट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट बिना प्रॉफिट को ध्यान में रख के की जाए, दैट इज, सॉरी, बिना प्रॉफिट को ध्यान में रख के की जाए ऑटोनोमस है, प्रॉफिट को ध्यान में रख के की जाए दैट इज व्हाट वी कॉल इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। फाइन। तो ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट हो गया। देन यू हैव जी, दैट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कंजम्पशन भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे हमने प्राइवेट की बात करी है सिर्फ। तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा, क्या प्राइवेट सेक्टर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता? जी बिल्कुल करता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं तुम्हें किसी और दिन बताऊंगा। सीएसआर के अंदर प्राइवेट सेक्टर भी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करता है, नो डाउट इन दैट। ठीक है, एग्जाम्पल ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का, भाई जितने भी सरकारी स्कूल हैं, जितनी भी सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। फीस बहुत कम है लेकिन वहां पे टीचर्स की सैलरी बहुत ज्यादा है। डेफिनेटली दे आर नॉट एट प्रॉफिट। जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, गवर्नमेंट स्कूल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, दे आर नॉट एट प्रॉफिट। सो ये सारी इन्वेस्टमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मोटिव की गई है। So, इसलिए हम इसको ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं।
देन गवर्नमेंट का आ गया, गवर्नमेंट ने जितनी भी कंजम्पशन करी, गवर्नमेंट ने जितनी इन्वेस्टमेंट करी, और फिर हम बात करते हैं यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट्स की। तो इन सभी चीजों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, एग्रीगेट डिमांड। क्लियर है जी। देन आफ्टर एग्रीगेट डिमांड अब बारी आती है पढ़ने की एग्रीगेट सप्लाई को। इसकी बारी आती है पढ़ने की एग्रीगेट सप्लाई। वेट फॉर अ मोमेंट। यस, देखो अगर हम बात करें एग्रीगेट सप्लाई की, सो एग्रीगेट सप्लाई इज नथिंग बट इट इज द इनकम। इनकम को ही एग्रीगेट सप्लाई बोलता हूं, क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा तुम इकोनॉमी के अंदर सप्लाई करोगे उतने ही तो पैसे कमाओगे। तो एग्रीगेट सप्लाई और कुछ नहीं है, इनकम है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है। क्या फॉर्मूला होता है एग्रीगेट सप्लाई का? कंजम्पशन प्लस सेविंग। कि जितनी भी कंजम्पशन हुई है इकोनॉमी के अंदर, जितनी भी सेविंग्स हुई है, उतना लोगों ने पैसा कमाया। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर तुमने 100 रुपए कमाए, 100 रुपए की तुम्हारी इनकम होगी, और तुमने उसमें से 80 रुपए खर्च कर दिए, कंज्यूम कर लिए, और तुमने उसमें से 20 रुपए क्या कर लिए, सेव कर लिए, तो इन दोनों का जो जोड़ है वो तुम्हारी इनकम ही तो है। और यही इनकम और कुछ नहीं, एग्रीगेट सप्लाई। तो याद रखो एग्रीगेट सप्लाई इज नथिंग बट इट इज कंजम्पशन प्लस सेविंग विच इज इक्वल टू इनकम। ठीक है, कंजम्पशन तो हमने पढ़ लिया भाई। कंजम्पशन के अंदर हमारे पास एमपीसी आता है, एमपी और एपीसी आता है। अब हम पढ़ेंगे सेविंग को। सेविंग में हमारे पास क्या आएगा, एमपीएस आएगा और एपीएस आएगा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एमपीएस का मतलब है चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, कि भाई इनकम के चेंज होने से सेविंग्स में कितना चेंज आया, दैट इज एमपीएस। और एपीएस क्या होगा, सेविंग अपॉन इनकम, जो मुझे एक डायरेक्ट रिलेशन बताए कि इनकम और सेविंग में क्या रिलेशन है, दैट इज एपीएस। एमपीसी क्या था, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, और एपीसी क्या था, कंजम्पशन अपॉन इनकम। सो दीज आर द टू पॉइंट्स। तो अगर बात हुई यहाँ पे सेविंग्स की, तो जैसे हमने कंजम्पशन फंक्शन की बात करी थी, वैसे ही हमको सेविंग्स फंक्शन की बात भी यहाँ पे करनी पड़ेगी। सेविंग्स फंक्शन, तो भाई सेविंग का जो फंक्शन की जो इक्वेशन है, एस इज इक्वल टू माइनस एस प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। एस इज इक्वल टू माइनस एस प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई, और एस इज इक्वल टू माइनस सी बार, अगर मुझे सेविंग्स को कंजम्पशन की टर्म्स के अंदर डिफाइन करना हो, प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। इन सभी फॉर्मूलाज की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हम इसके न्यूमेरिकल पोर्शन जब सॉल्व करेंगे, दैट वी विल सी देन। ओके, अभी इसको समझ लेते हैं। माइनस एस का मतलब क्या है, कि जब तुम्हारी इनकम 0 थी तब तुम्हारी कंजम्पशन कितनी थी। सुनो मेरी बात ध्यान से। माइनस एस का मतलब क्या है, जब तुम्हारी इनकम 0 थी तब तुम्हारी कंजम्पशन कितनी थी। मतलब माइनस एस को हम माइनस सी बार से भी डिनोट करते हैं, ये हमेशा माइनस में आता है। एग्जाम्पल के तौर पे तुम 1 रुपया भी नहीं कमा रहे हो, योर इनकम इज 0, कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन करोगे। लेट अस से कि तुमने 20 रुपए खर्चे और तुमने एक भी पैसे यहाँ पे नहीं कमाया, उधार लेके खर्चे होंगे। तो मुझे बताओ तुम्हारी यहाँ पे सेविंग कितनी हुई, -20। हाँ कि ना, सेविंग्स कितनी हुई यहाँ पे, -20। तो बस ये -20 ही जब इनकम 0 थी उस टाइम पे कितनी सेविंग करी, उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, माइनस एस बोलते हैं। तो मुझे बताओ सी बार कितना हुआ यहाँ पे, व्हाट इज योर कंजम्पशन व्हेन इनकम इज 0, सी बार इज 20, तो उसका माइनस साइन लग जाए। तो एक ही बात है ये, 1 माइनस बी इज एमपीएस, 1 माइनस बी इज एमपीएस। एक चीज ध्यान रखो, रिवाइज करो, कि C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई था। जहां पे C होगा उधर होगा एमपीसी, और S इज इक्वल टू माइनस एस प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। जहां पे S होगा वहां पे इनकम के साथ होगा एमपीएस। So you need to remember this thing, 1 minus b is MPS, और MPS का फॉर्मूला तुम्हें पता है, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। फाइन।
आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हमारा एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स और एग्रीगेट सप्लाई एंड इट्स कंपोनेंट्स खत्म होता है। एक टॉपिक जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर एक बार ध्यान दे लेंगे। क्या टॉपिक है वो हमारे पास है कि भाई अगर मेरे पास कंजम्पशन फंक्शन दिया है तो क्या मैं सेविंग्स फंक्शन को निकाल सकता हूँ? क्या बोला मैंने? अगर मेरे पास कंजम्पशन फंक्शन दिया है, कंजम्पशन फंक्शन अगर मेरे पास गिवन है तो क्या मैं सेविंग्स फंक्शन को निकाल सकता हूँ? तो भी देखो ये डेरिवेशन हमारे पास है, एक फटाफट इसकी डेरिवेशन देख लेंगे और इसका ऑपोजिट भी होगा कि अगर हमारे पास सेविंग्स फंक्शन गिवन है तो क्या मैं कंजम्पशन फंक्शन को निकाल सकता हूँ? इन दोनों डेरिवेशंस को एक बार फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल लेकर चलते हैं। दो डायग्राम बनाने हमने, एक के नीचे एक। कि पहले हम बात कर लेते हैं कि सेविंग्स फंक्शन गिवन है और कंजम्पशन फंक्शन हमको यहाँ पे डिराइव करना है। सो डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ सेविंग्स फंक्शन। तो देखो ऐसा है, जो चीज गिवन है, लेट अस से दिस इज गिवन, इसको हम ऊपर वाले डायग्राम में बनाएंगे और जो चीज निकालनी है दैट वी विल ड्रॉ इन द डायग्राम बिलो। फाइन। तो देखो ऐसा है, सेविंग्स हमेशा नेगेटिव होती है पहले। भाई शुरू शुरू में तो तुम सेव करोगे नहीं ना, क्योंकि तुम्हारी इनकम जीरो है। तो इसलिए दिस कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव एक्सिस, लेट अस से -20 जो हमने ऊपर लिखा है यहाँ पे। दिस इज योर सेविंग्स फंक्शन SS। तो जहां पर सेविंग्स तुम्हारी जीरो है उसको तुम नीचे एक्सटेंड करोगे। जस्ट क्विकली हैव अ लुक एट द डेरिवेशन हाउ यू विल डिराइव। उसको तुम नीचे एक्सटेंड करोगे एंड इनकम कर्व यू नो इट इज मेड एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। दिस इज योर इनकम कर्व। जितना माइनस सेविंग उतनी तुम्हारी प्लस में क्या होती, कंजम्पशन होती है। यहाँ पे मैंने तुम्हें दिखाया। तो यहाँ पे प्लस में तुम्हारी कंजम्पशन भी कितने की आ जाएगी, 20। तो एक पॉइंट तो मिल गया ये और एक पॉइंट मिल गया यहाँ पे जो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दोनों को मिला दो और फर्दर एक्सटेंड कर दो, यू विल गेट योर कंजम्पशन कर्व। तो दिस इज डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व विद द हेल्प ऑफ सेविंग्स कर्व। अगर इसका उल्टा करना हो कि भी कंजम्पशन फंक्शन गिवन है, सेविंग्स फंक्शन निकालना है, तो लो भाई कंजम्पशन फंक्शन गिवन तो वो ऊपर बनेगा, जिसकी हमने कैलकुलेशन करनी है वो हमारे पास यहाँ नीचे बनेगा। तो इनकम कर्व एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री बना नहीं, तुम देख लेना। देन यू हैव कंजम्पशन कर्व CC। तो जहां भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं यू विल एक्सटेंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट डाउनवर्ड्स। जितना कंजम्पशन पॉजिटिव में है उतना सेविंग्स तुम्हारा इधर नेगेटिव में आएगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, दोनों को मिला दो and extend it further. Now this is your derivation of consumption function with the help of savings function. तो ये सारे फंक्शंस मैंने डायग्रामेटिकली तुम्हें दिखा दिए हैं। एक बार इसको टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं, देन दिस चैप्टर विल बी ओवर, द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर विल बी ओवर। ठीक है जी, इसको एक बार टेबुलर फॉर्म में देख लें। यहाँ देखते हैं। देखो ऐसा है, जब हम टेबल की बात करेंगे तो वी विल ट्राई टू फाइंड ईच एंड एवरीथिंग। तो हमने सबसे पहले बात करी थी इनकम की, ठीक है, और हमने बात करी थी इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। ठीक है, फिर हमने एग्रीगेट डिमांड की भी बात करी थी। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, G प्लस X माइनस M। अभी फॉर द टाइम बिंग हम इन दोनों को इग्नोर करके चलते हैं कि हम एक क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट अ टू सेक्टर मॉडल। तो हम गवर्नमेंट को और X माइनस M को इससे बाहर करके चलते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लेट अस ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल दिस। याद रखो कि इनकम तुमने हमेशा 20 से इंक्रीज करनी है। मैंने शुरू में 20 से इंक्रीज करी थी ना, 60 80 100। ठीक है, क्यों इंक्रीज करनी 20 से? भाई जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ताकि हमारी कैलकुलेशन यहाँ पे इजी रहे। तो ये तुम्हारी इनकम है। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की तो दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, एक होती है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, एक होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट।
ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो है जो प्रॉफिट के चेंज होने से चेंज ना हो, जो हर बार सेम रहती है। तो बताओ सिंप्लिसिटी किस में रहेगी, जो हर बार सेम रह रही है उसको ले लें, तो हम इंड्यूस्ड को फॉर द टाइम बिंग इग्नोर कर देते हैं कि चलो हर बार मेरी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या है, सेम है। फाइन, एंड रिमेंबर द फॉर्मूला, फॉर्मूले के अंदर बिल्कुल भी गलती नहीं करनी, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, और जी और एक्स माइनस एम को अभी हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, अभी हम इग्नोर करके चल रहे हैं। और अगर मुझे एग्रीगेट सप्लाई भी यहाँ पे निकालना हो, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस इज इक्वल टू इनकम। तो हम सी प्लस एस कर लें, चाहे हम इनकम को एज इट इज लिख दे, एग्रीगेट सप्लाई हमारे पास उतनी ही है, तो मैं इनकम को एज इट इज लिख देता हूँ। इस वजह से भी एक बार निकाल के देख लेंगे, 40 60 80 100। अब भाई जब तुम्हारी इनकम 0 थी, लेट अस से कि भाई तुम्हारी कंजम्पशन उस टाइम पे रही है 20 की, कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करोगे। अब मैंने बताया कि इंक्रीज इन कंजम्पशन, सॉरी इंक्रीज इन इनकम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंक्रीज इन डिमांड। तो कंजम्पशन एक तरह से तुम्हारा डिमांड का ही हिस्सा है ना। याद करो ना, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो जिस तरह से डिमांड तुम्हारी रिएक्ट कर रही है, वैसे ही तुम्हारी कंजम्पशन भी रिएक्ट करेगी। तो अगर ये हर बार 20 से इंक्रीज कर रही है, तो इसको हर बार 10 से इंक्रीज कर दोगे। ठीक है, 20 30 40, 10 से क्यों इंक्रीज करा भाई, इनकम का इंक्रीज ज्यादा दिखाना है तुमने, तो इसलिए हमने इसको 10 से इंक्रीज करा। ये लो भाई, ये तुम्हारे पास क्या आ गया, कंजम्पशन। अब बड़ा सीधा सा लॉजिक मुझे लगा के बताओ कि कमाया तुमने 0, खर्चा किया 20, तो बचाए कितने, कुछ भी नहीं, -20। कमाए 20, खर्चे 10, कुछ बचाया ना, -10। कमाए 40, खर्चे 40, क्या बचाया, कुछ बचाया ना, 0। भी जितने कमाए उतने ही तो खर्च दिए, 40 रुपए कमाए और 40 रुपए खर्च दिए, तो 0 हमारी इनकम होगी। कमाए 60, खर्चे 50, तो 10 रुपए बचा लिए। 80 रुपए कमाए, 60 रुपए खर्च आए, तो 20 रुपए बच गए। 100 रुपए कमाए, 70 खर्च आए, तो 30 रुपए बच गए। तो ये तुम्हारी सेविंग्स है, दिस इज योर सेविंग्स। कंजम्पशन तुम्हारे पास है, इन्वेस्टमेंट तुम्हारे पास है, दिस इज योर इन्वेस्टमेंट एंड दिस इज योर कंजम्पशन। अगर इन दोनों को ऐड कर दो कि एग्रीगेट डिमांड आ जाएगी, तो इन सभी में 10 10 ऐड कर दो, 20 + 10 30। ये तुम्हारे पास क्या आ गया, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई। ये सी दोबारा लिख दिया मैंने ऑलरेडी, इसको हमने फाइंड कर लिया। सो दिस इज हाउ द कैलकुलेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स वर्क्स इन दिस चैप्टर। क्लियर है जी, कोई डाउट इसमें, नोट कर लो इसको। ग्रेट है जी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम, अगला टॉपिक हमारे पास है, ये हमारा पहला खत्म हो गया टॉपिक। पहला टॉपिक क्या था, एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स और एग्रीगेट सप्लाई एंड इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट की। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। टॉपिक इज शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। देखो, जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम आउटपुट की, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जहां पर एडी और एएस इक्वल है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, वेयर एडी इज इक्वल टू एएस, और जहां पे एडीएस इक्वल है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितनी भी आउटपुट आएगा, आउटपुट का मतलब क्वांटिटी, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट इज नथिंग बट इट इज द आउटपुट एट विच एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इसकी कैलकुलेशन होती कैसे है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट की। तो उसकी कैलकुलेशन करने के हमारे पास दो रास्ते हैं, दो रास्ते। एक तो एडी एंड एएस अप्रोच,
और दूसरा सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। भाई एक ही बात है, मुझे बताओ, मैंने बोला इक्विलिब्रियम क्या है, वेयर एडी इज इक्वल टू एएस। एडी होता क्या है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। जी और एक्स माइनस एम को हम फॉर द टाइम बिंग नहीं लेके चल रहे, क्योंकि हम टू सेक्टर मॉडल की बात कर रहे हैं। टू सेक्टर मॉडल का मतलब जहां पे हाउस होल्ड सेक्टर है और प्रोड्यूसर सेक्टर है। हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं सिर्फ, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए जी और एक्स माइनस एम की इस वाले कॉन्सेप्ट में जगह नहीं है फॉर द टाइम बिंग, इनको भी बाद में इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, एएस इज इक्वल टू सी प्लस एस। याद है फॉर्मूला, सी और सी कैंसिल हो गया, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। तो चाहे एडी और एएस को इक्वल कर दो तब भी तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम आ जाएगा, चाहे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को इक्वल कर दो तब भी तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इट इज वन एंड द सेम थिंग, यू कैन फाइंड इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग एनी ऑफ द अप्रोच। अगर हम एडी और एएस अप्रोच यूज करते हैं तो हम इक्विलिब्रियम डायग्रामेटिकली कैसे शो करेंगे, आओ देखते हैं। तो भाई ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस आ गया, ये तुम्हारे पास वाई एक्सिस आ गया। इनकम कर्व एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री बना लो, और मुझे पता है कि इनकम और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है, ठीक है ना। उसके बाद एडी एग्रीगेट डिमांड कर्व, एडी कर्व हमारा ऐसे बनता था, दिस वाज एग्रीगेट डिमांड कर्व, और एडी इज इक्वल टू व्हाट, सी प्लस आई। फॉर्मूला जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद रहेगा, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। जहां पर एडी और एएस इक्वल हुए, दैट इज नथिंग बट इट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम से पहले। अगर मैं इक्विलिब्रियम से पहले की बात करूं, मुझे बताओ, ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है रेड कलर वाला, अलग अलग कलर से कर देता हूँ ताकि थोड़ा देखने में आसानी हो। रेड कलर वाला एग्रीगेट डिमांड कर्व है मेरे पास। तो मेरी बताओ इक्विलिब्रियम से पहले एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी, हाँ कि ना, क्योंकि ऊपर है ना रेड कलर, और ये एडी कर्व है। इट मींस एडी इज ग्रेटर देन एएस फॉर द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम के बाद रेड लाइन नीचे होगी, मतलब कम हो गई एडी, इट मींस एडी इज लेस देन एएस आफ्टर द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और अगर हम बात करें एडी ग्रेटर देन एएस, इट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी, और एडी लेस देन एएस इज आल्सो नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या है, भी लोग डिमांड कर रहे हैं लेकिन मार्केट में सप्लाई नहीं हो रही। लोग डिमांड कर रहे हैं लेकिन मार्केट में सप्लाई नहीं हो रही। तो मुझे बताओ क्या ये चीज अच्छी है? तुम मार्केट में कोई चीज लेने गए और तुम्हें वो चीज ना मिले, तो इज इट अ गुड थिंग? डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि देखो भाई, अगर कोई भी कस्टमर तुम्हारी दुकान से खाली हाथ वापस जाए ना, तो ये कस्टमर के खाली हाथ वापस जाना तुम्हारा नुकसान है। इन सिचुएशन ऑफ एडी ग्रेटर देन एएस, पेपर में लिखेंगे हम, अगर आएगा, प्रोड्यूसर विल सफर द लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड। अनफुलफिल्ड डिमांड, प्रोड्यूसर विल सफर द लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड। अगर डिमांड ज्यादा है, एडी लेस देन एएस मतलब मार्केट में सप्लाई तो बहुत है लेकिन लोग डिमांड नहीं कर रहे। तो भाई मुझे बताओ, अगर मार्केट में सप्लाई बहुत है और लोग डिमांड नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या है कि सामान बिकेगा नहीं। सप्लाई है बहुत, लोग डिमांड नहीं कर रहे, then stock will left unsold in the market। और अगर सामान बिकेगा नहीं तो मुझे बताओ, इज प्रोड्यूसर एट लॉस, यस और नो? प्रोड्यूसर हमारा लॉस पे। तो इसलिए ना ही एडी ग्रेटर देन एएस की सिचुएशन अच्छी है, ना ही एडी लेस देन एएस की सिचुएशन अच्छी है। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर मैं तुम्हें बताऊं, एडी अपने आप एएस के इक्वल हो जाता है। कैसे होगा? अगर देखो मेरे पास एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम, तो एक बिजनेसमैन क्या करेगा मुझे बताओ, एक प्रोड्यूसर क्या करेगा? अगली बार सामान ज्यादा बनाएगा वो, अगली बार सामान ज्यादा बनाएगा तो सेग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज होगी। और वो कब तक इंक्रीज होती रहेगी? जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाते। सिमिलरली अगर एडी एएस से कम है तो उसका सामान अनसोल्ड रह गया,
उसका सामान अनसोल्ड रह गया, तो अगली बार वो प्रोडक्शन कम करेगा। प्रोडक्शन कम होने का मतलब क्या है? एग्रीगेट सप्लाई और प्रोडक्शन एक ही चीज है। तो अगली बार एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा थी, उसने क्या कर दी? कम। कब तक कम होती रहेगी? जब तक वो किसके इक्वल ना हो जाए? एग्रीगेट डिमांड के इक्वल ना हो जाए। सो एट द पॉइंट वेयर AD इज इक्वल टू AS, उसके इंटरसेक्शन पे जो भी क्वांटिटी मेरे पास आती है OQ, ठीक है, उस क्वांटिटी को मैं क्या बोलता हूँ? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। सो OQ इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। देन सेम इक्विलिब्रियम वी कैन फाइंड विद सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। और मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट को हम सिर्फ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट लेके चलेंगे, सॉरी इंड्यूस्ड नहीं, ऑटोनोमस लेके चलेंगे, क्योंकि वो सेम रहती है, तो उससे हम कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और अच्छे से कर सकते हैं। इंड्यूस लेके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि हमने सिर्फ ये प्रूव करना है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट जहां इक्वल होते हैं वहां पे इक्विलिब्रियम आउटपुट आता है। तो आओ जरा इसका डायग्राम बना लेते हैं सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच का। तो भाई सेविंग्स तो याद रखो शुरू शुरू में नेगेटिव होती है, अब तक तो हो गया होगा याद, -S, ये सेविंग्स कर्व है, ठीक है, SS इज योर सेविंग्स कर्व। और उसके अलावा तुम्हारे पास क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट कर्व। इन्वेस्टमेंट तो भाई तुमने पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिखानी है, बिकॉज इट डज नॉट चेंजेस विद चेंज इन लेवल ऑफ प्रॉफिट। ओहो, दिस इज इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, जितना मर्जी प्रॉफिट हो रहा हो तुम अपनी इन्वेस्टमेंट ही चेंज नहीं करोगे। और जहां पे ये इंटरसेक्ट होता है दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, और ये OQ तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इधर आ जाएगी। सो दिस इज शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम विद सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। और अब देखो रूल सिंपल है, ई पॉइंट से पहले कलर थोड़ा चेंज कर देता ताकि तुम इसको अच्छे से बाइफरकेट कर सको दोनों चीजों को। ये ऑरेंज कलर वाली लाइन तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है जी। मुझे बताओ ई पॉइंट से पहले इन्वेस्टमेंट ज्यादा है क्योंकि ये सेविंग से ऊपर है, इट मींस इन्वेस्टमेंट इज मोर देन सेविंग। और ई पॉइंट के बाद इन्वेस्टमेंट कम है, इट मींस इन्वेस्टमेंट इज लेस देन सेविंग, ठीक है जी। तो अगर इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज्यादा है, अगेन इट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। और अगर इन्वेस्टमेंट सेविंग से कम है, अगेन इट्स नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। और ये शॉर्ट रन में होता है, लॉन्ग रन के अंदर ये दोनों अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे आओ जरा बात करते हैं। देखो अगर ऐसा है, पहले हम बात करते हैं कि भाई अगर इन्वेस्टमेंट इज लेस देन सेविंग, लोग सेव ज्यादा कर रहे हैं लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं हो रहा, ये मतलब है इसका। इट मींस पीपल आर सेविंग मोर एंड दे आर इन्वेस्टिंग लेस। सेव ज्यादा करने का मतलब क्या है? सेव ज्यादा करने का मतलब क्या है? अगर तुम्हारी 100 रुपए इनकम है, 100 रुपए में से तुम या तो कंज्यूम करोगे या तो सेव करोगे। सेव ज्यादा करने का मतलब क्या है? कि तुम्हारे अपनी कंजम्पशन कम कर दी है, ये मतलब है इसका। इसका मतलब तुमने मार्केट में से सामान कंज्यूम करना, मार्केट में से सामान कंज्यूम करना क्या कर दिया? कम कर दिया। भाई जब तुम मार्केट में से सामान खरीदोगे नहीं क्योंकि तुमने कंजम्पशन लेस कर दी, तो बिजनेसमैन अगली बार इन्वेस्टमेंट क्या करेगा? कम करेगा। हेलो, आर यू विद मी? मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ कि भाई तुमने सेविंग्स बढ़ा दी, मतलब तुमने कंजम्पशन नहीं करी। मार्केट में जाके तुमने कंजम्पशन नहीं करी, मतलब मार्केट में जाके तुमने बिजनेसमैन का सामान नहीं खरीदा, तो भाई अगली बार बिजनेसमैन सामान बनाएगा नहीं, तो मतलब उसको इन्वेस्टमेंट क्या करनी पड़ेगी? इन्वेस्टमेंट क्या करनी पड़ेगी? वो कम करेगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो जरा बहुत ध्यान से, मैं इसको अगले पेज पे लेके जाता हूँ ताकि हम इसको और अच्छे से क्लियर कर सके। हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट विल हैपन इफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन सेविंग एंड व्हाट विल हैपन इफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन सेविंग, ठीक है। मतलब सेविंग ज्यादा है, इट मींस हम इस सिचुएशन डिस्कस कर रहे थे, इट मींस पीपल विल सेव मोर एंड दे विल इन्वेस्ट लेस। मोर सेविंग का मतलब है खर्चे कम है, खर्चे कम का मतलब है कि गुड्स, तुमने मार्केट में जाके सामान नहीं खरीदा, सामान एक बिजनेसमैन का मार्केट के अंदर क्या रह गया? अनसोल्ड रह गया। मार्केट के अंदर सामान क्या रह गया? अनसोल्ड रह गया। अब जब मार्केट में सामान अनसोल्ड रहेगा तो एक बिजनेसमैन अगली बार सामान प्रोडक्शन कम करेगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर उसने प्रोडक्शन कम करी तो कम प्रोडक्शन के लिए लोग भी कम चाहिए होंगे,
हाँ कि ना। तो एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी यहाँ पर, कम हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट अगर लोगों की कम हुई तो क्या लोगों की इनकम कम हो जाएगी? भाई नौकरी नहीं रही तो इनकम भी क्या होगी, कम होगी। और अगर तुम्हारी इनकम कम हुई तो तुम सेव कम करोगे ज्यादा करोगे? तो तुम सेव कम करो। सेव तुमने कम किया, और तुम ये सेविंग्स जो कि ज्यादा है अभी, ये तुम कब तक कम करते रहोगे, ये सेविंग्स कब तक कम करते रहोगे, जब तक ये इन्वेस्टमेंट के इक्वल ना हो जाए। सो दिस इज हाउ दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। और अगर हम बात करें अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि लोगों ने सेव कम किया है और खर्चा ज्यादा किया। मार्केट में जाके खर्चा तुम लोग ज्यादा कर रहे हो, ठीक है, मार्केट में आके तुम्हारी एक्सपेंडिचर क्या है, ज्यादा है। तो मतलब तुम सारा सामान खरीद लोगे मार्केट से, सारा सामान तुमने खरीद लिया। और अगर लोग सारा सामान खरीदी जाएंगे तो उसके बाद क्या प्रोड्यूसर को अनफुलफिल्ड डिमांड का लॉस होगा, दोबारा से अनफुलफिल्ड डिमांड। हाँ कि ना भाई? सेविंग कम का मतलब क्या है कि एक्सपेंडिचर तुम्हारा ज्यादा है, तुम सेव कम कर रहे हो, खर्चा ज्यादा कर रहे हो। तो सारा का सारा सामान तुमने खरीद लेना है, सामान खत्म हो जाना है, फिर कस्टमर वापस जाएंगे तो प्रोड्यूसर को फिर से अनफुलफिल्ड डिमांड का यहाँ पे क्या होने वाला, लॉस होने वाला है। तो अगली बार प्रोडक्शन ज्यादा करनी पड़ेगी उसको, अगली बार प्रोडक्शन ज्यादा करनी पड़ेगी ताकि अनफुलफिल्ड डिमांड का लॉस ना हो। तो उसको एम्प्लॉयमेंट भी क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा। ज्यादा सामान बनाने के लिए ज्यादा लोग चाहिए। एम्प्लॉयमेंट ज्यादा करेगा तो इनकम लोगों की बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ेगी तो सेविंग्स भी लोगों की बढ़ेगी। और ये सेविंग्स जो कि अभी कम है, ये कब तक बढ़ती रहेगी, जब तक इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल ना हो जाए। कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? ग्रेट। देन लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारे पास है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसी में आता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। देखो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट खुद को कितनी बार मल्टीप्लाई करती है। और अगर मुझे इसके फॉर्मूले की बात करनी पड़े तो इन्वेस्टमेंट इज चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। कि इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से इनकम कितनी बार खुद को मल्टीप्लाई करती है, दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसको जो हम डिनोट करते हैं स्मॉल के से डिनोट करते हैं इसको। तो के इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से इनकम कितना चेंज हो रही है, इसको हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलते हैं। और इसके कुछ और फॉर्मूले भी हैं, जैसे अगर मैं बात करूं एमपीसी की टर्म्स में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला है, तो 1/1 माइनस एमपीसी। और अगर मैं इसकी बात करूं एमपीएस, तो 1/एमपीएस। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और हाँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद रखना है, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। ये मैंने पहले ही बताया था, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। और भी हमने फॉर्मूला करे, सारे फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, फिर इसको भी तुम एक जगह पे लिख लेना, काम आएंगे। एमपीसी इज इक्वल टू, क्या होता है एमपीसी, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। और एमपीएस क्या होता है, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है, पहला फॉर्मूला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा फॉर्मूला एपीएस और एपीसी। एपीएस क्या होता है, सेविंग अपॉन इनकम, और एपीसी क्या होता है, कंजम्पशन अपॉन इनकम। और हमने कौन कौन से फॉर्मूले करे अभी तक, बताओ भाई जल्दी से। छठा फॉर्मूला, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, और एस इज इक्वल टू माइनस एस प्लस 1 - बी इंटू वाई, और इसको माइनस सी बार प्लस 1 - बी इंटू वाई भी हम यहाँ पे बोलते हैं। तो ये हमने सेविंग्स का फॉर्मूला करा, और अभी अभी हमने ये वाले फॉर्मूले करे। ये मैंने सारे फॉर्मूले जो अभी तक इस चैप्टर में यूज हुए हैं, दैट आई हैव written it on one page. So this finishes
my short run equilibrium output. Done है जी. Just reconcile. Then we will move on to the last element of the chapter. Okay, so the last element is problem of excess and deficit demand. Problem of excess and deficit demand. This is our last element and then we are just winding up with the session. देखो भी ऐसा है, जो हम बात करते हैं एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड. एक्सेस डिमांड का मतलब क्या? डिमांड ज्यादा. किससे ज्यादा भाई? सप्लाई से. एक्सेस है भाई. इट इज सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई. डेफिसिट, इट इज सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट भाई डेफिसिट डिमांड है, डिमांड कम है. किससे कम है? एग्रीगेट सप्लाई से. सो दिस इज व्हाट एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड. एक्सेस डिमांड से इकोनॉमी के अंदर होती है इन्फ्लेशन. डेफिसिट डिमांड से इकोनॉमी के अंदर होती है डिफ्लेशन. अब ये क्या है इन्फ्लेशन, क्या है डिफ्लेशन? इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, राइज इन प्राइसेस, और डिफ्लेशन का मतलब है फॉल इन प्राइसेस. अब डिफ्लेशन की हिंदी क्या है? वो बड़ी मुश्किल से हिंदी है, तुम्हें याद नहीं होगी. अगर देखना हो तो नेट पे देख लेना, क्योंकि डिफ्लेशन मोस्ट ऑफ द टाइम मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्जिस्ट नहीं करती. हाँ, अगर हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स के अंदर देखें तो वहां पे डिफ्लेशन एग्जिस्ट कर रही है. देयर आर मेनी आइटम्स जिसके प्राइसेस के अंदर फॉल आ रहा है. लेकिन अगर हम ऑल ओवर एक बिगर पिक्चर को देखें, जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं, तो प्राइसेस आर राइजिंग विद टाइम. इन्फ्लेशन इज नथिंग बट इट इज राइज इन प्राइसेस. ठीक है जी. तो अगर हम बात करें पहले एक्सेस डिमांड की, आओ जरा एक्सेस डिमांड को पूरी तरह से डिस्कस कर लेते हैं. एक्सेस डिमांड क्या क्या डिस्कस करना है हमने एक्सेस डिमांड में? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाई एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है, मीनिंग. ठीक है. उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि भाई इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है. यही एक्सेस डिमांड का टॉपिक है. फिर हम देखेंगे इन्फ्लेशनरी, हमें पता ना इन्फ्लेशन होती है एक्सेस डिमांड से. इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है. उसके बाद हम देखेंगे कि एक्सेस डिमांड के कॉजेज क्या है, क्यों हो रही है एक्सेस डिमांड. तीसरे नंबर पे क्या कॉजेज है एक्सेस डिमांड के. और चौथे नंबर पे हम देखेंगे कि एक्सेस डिमांड की होने की वजह से इकोनॉमी के अंदर हो क्या रहा है. कॉजेज का मतलब रीजन, एंड देन एट लास्ट वी विल सी द इम्पैक्ट. कि एक्सेस डिमांड की वजह से होता क्या है इकोनॉमी में. इम्पैक्ट को हम इम्प्लीकेशंस भी बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस भी बोलते हैं. तो जिस मर्जी नाम से क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखना. ठीक है. तो पहले हम बात करते हैं मीनिंग की. तो मीनिंग भाई सिंपल है. ठीक है. एक्सेस डिमांड इज सिचुएशन व्हेन डिमांड इज मोर, एक्सेस हैवी डिमांड, एंड सप्लाई इज लेस. दैट इज व्हाट वी कॉल एक्सेस डिमांड. नाउ व्हाट इज इन्फ्लेशनरी गैप? इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब सिंपल है कि भाई जितनी भी प्राइसेस बढ़ी हैं, फॉर एग्जांपल कोई चीज 10 रुपए की बिकनी चाहिए थी मार्केट में, वो 15 की बिक रही है, तो 5 रुपए तुम्हारा इन्फ्लेशनरी गैप होगा. लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है, हमने इसको डायग्रामेटिकली दिखाना है कि कैसे इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशनरी गैप एग्जिस्ट करता है. तो भाई याद करो, इनकम कर्व एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री बनता था, तो इसको हम क्या बोलते थे? एग्रीगेट सप्लाई कर्व. इनकम कर्व और एग्रीगेट सप्लाई एक ही है. ठीक है. देन यू हैव एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड कर्व, और जहां भी इंटरसेक्ट करते थे दैट वाज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. जहां पे एटीएस इंटरसेक्ट करेंगे दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. अब एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है कि भाई डिमांड जितनी होनी चाहिए ना उससे ज्यादा हो रही है. डिमांड जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा हो रही है, तो मैं इसको बोलूंगा एग्रीगेट डिमांड दैट इज रिक्वायर्ड. एडी रिक्वायर्ड कि भी इतनी डिमांड होनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, इससे डिमांड ज्यादा हो रही है. तो एडी एक्चुअल एडी जो तुम्हारा बनेगा
इसके पैरेलल बनेगा, दिस इज 80 एक्चुअल, कि भाई एग्रीगेट डिमांड इतनी होनी चाहिए थी लेकिन उससे एक्सेस हो रही है, तो इनके दोनों का जो गैप है ना, दैट इज व्हाट वी कॉल इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, इसको हम E1 बोल दें या फिर E रिक्वायर्ड, दिस इज इक्विलिब्रियम एक्चुअल है, ये भी इक्विलिब्रियम, लेकिन यहाँ पे सामान लोगों को महंगा मिल रहा है, इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए थी लेकिन इतनी क्वांटिटी अब वो एक्चुअल में डिमांड कर रही है। ठीक है, तो इन्फ्लेशनरी गैप को डायग्रामेटिकली इस तरह से दिखाते हैं। तो बात करते हैं इसके कॉजेस क्या है। देखो, एक्सेस डिमांड एडी होता क्या है, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, दिस इज एडी ना। तो यही इसके कॉजेज हैं, इनके अंदर ही कुछ गड़बड़ हो रही होगी जो लोगों ने डिमांड करनी ज्यादा शुरू कर दी। एक्सेस डिमांड मतलब डिमांड ज्यादा। तो मुझे बताओ, अगर कंजम्पशन लोग बढ़ा दें तो लोग डिमांड भी क्या करना शुरू कर देंगे, ज्यादा शुरू करना कर देंगे। तो पहला कॉज तो ये हो गया एक्सेस डिमांड का कि कंजम्पशन इज मोर, पीपल आर इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ कंजम्पशन। इन्वेस्टमेंट कैसे होगी भाई, जहां जहां प्लस हो रहा है ना वहां वहां पे पॉजिटिव रिलेशन है, और जहां जहां माइनस हो रहा है वहां वहां नेगेटिव रिलेशन है। तो मतलब अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। इंपोर्ट कम होंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। सो दीज आर द थिंग्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, और इसी के बेसिस के ऊपर यही इनके कॉजेज है। इंक्रीज इन कंजम्पशन, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन गवर्नमेंट, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट एंड डिक्रीज इन इंपोर्ट, दीज आर द कॉजेज फॉर एक्सेस डिमांड। अब इसका इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो भाई इम्पैक्ट हम चार चीजों में मेजर करते हैं इसका। ठीक, कितनी चीजों पे, इम्पैक्ट ऑन आउटपुट, इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ रहा है, फिर इम्पैक्ट ऑन प्राइस लेवल, प्राइस लेवल के ऊपर क्या असर पड़ा है, और इम्पैक्ट ऑन वेजेस। इन चार चीजों पे इम्पैक्ट देखना है। अब देखो ऐसा है, लोगों को इतनी डिमांड करनी चाहिए थी लेकिन वो इतनी कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको इतना सामान मिल रहा है। क्योंकि तुमने एक चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, हम फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को एज्यूम करके चलते हैं, मतलब जितने लोग काम करना चाहते थे ना उतने लोग काम कर रहे हैं। तो भाई आउटपुट की प्रोडक्शन तो इंक्रीज नहीं हो सकती, सीधी सी बात है, क्योंकि जितने लोग थे उतने लोग काम पे लगे हुए हैं। प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो सकती, ये डिमांड कर रहे हैं लोग इतनी, तो आउटपुट के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि लोग ही नहीं है काम करने वाले, फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है और लोग है ही नहीं काम करने वाले, तो आउटपुट के अंदर कोई चेंज नहीं आने वाला। क्यों, वाई, बिकॉज देयर इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। भाई अगर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है तो एम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज आएगा ना, कैसे आएगा। और भाई जितने लोग काम कर रहे हैं उतने ही काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी कोई चेंज नहीं आ सकता। प्राइसेस क्या होंगे, मुझे बताओ। कभी फॉर एग्जांपल तुम, इंडिया में मेले बहुत लगते हैं, तुम किसी मेले के अंदर गए और वहां पे तुमने एक स्टॉल खोला आइसक्रीम का। ठीक है, तुमने किसी मेले में आइसक्रीम का स्टॉल लगाया, तुम्हारे पास 10 पीस बचे आइसक्रीम के। ठीक है, और लाइन लगी हुई है तुम्हारे स्टॉल के बाहर, बहुत बड़ी आइसक्रीम तुमने बनाई, तुम्हारे पास वहां पे 20 बंदों की लाइन लगी हुई है, और तुमने 10 पीस बेचने हैं। तो बताओ क्या करोगे तुम प्राइस बढ़ा दोगे, हाँ कि ना। एज अ बिजनेसमैन तुम क्या करोगे, तुमने वहां पे एक मेले के अंदर अपनी आइसक्रीम का स्टॉल लगा रखा है, 10 पीस बचे हैं, लोग खड़े हैं 20 लाइन में, तुम ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करोगे, अपनी आइसक्रीम की प्राइस बढ़ा दोगे। तो लोग यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं एक्सेस, इतनी एक्सेस डिमांड है इनकी, इतनी लोग डिमांड कर रहे हैं एक्सेस, तो तुम क्या करोगे, आउटपुट तुम बढ़ा नहीं सकते, एम्प्लॉयमेंट तुम बढ़ा नहीं सकते, तो तुम क्या करोगे, प्राइस इंक्रीज कर दो, प्राइस इंक्रीज कर दोगे। ठीक है, और जहां तक बात है वेजेस की, देन यू विल बी ट्रैप्ड इन अ वेज प्राइस स्पाइरल। वेज प्राइस स्पाइरल का मतलब है, भाई जो तुमने अपनी आइसक्रीम की प्राइस इंक्रीज करी है, आइसक्रीम है तुम्हारी, ठीक है, जब तुमने अपनी आइसक्रीम की प्राइस इंक्रीज करी
जो लेबर था तुम्हारी दुकान पे वो लगा देखो भाई साहब ऐसा है कि तुमने आइसक्रीम महंगी बेची है तो मेरे को भी ज्यादा पैसे चाहिए, तुम उसकी वेजेस इंक्रीज करोगे, करनी पड़ेंगी। ठीक है, वेजेस इंक्रीज करी, तुम्हारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। अब आइसक्रीम तुम्हें महंगी पड़ रही है, तुम फिर से उसकी प्राइस क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे। वो बोलेगा फिर महंगी बेची, फिर मेरे पैसे बढ़ा दो। तो ये ऐसा सर्कल के अंदर चलता रहेगा। तो इसी को हम बोलते हैं वेज प्राइस स्पाइरल। वेजेस विल बी ट्रैप्ड इन अ वेज प्राइस स्पाइरल। दिस विल हैपन when there is excess demand in the economy. Now let us see that what will happen. There is deficit demand in the economy. हाँ जी, डेफिसिट डिमांड। कोई पॉइंट दोबारा रिपीट करना है तो एक बार चैट बॉक्स में डाल दो। क्लियर है? ओके, तो हम बात करते हैं डेफिसिट डिमांड की। पैरामीटर सेम रहेंगे। पहले हम देखेंगे कि मीनिंग क्या है डेफिसिट डिमांड का। उसके बाद हम देखेंगे भी डेफिसिट डिमांड है, डी से डेफिसिट, डी से डिफ्लेशन। याद रखो डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, पैरामीटर सारे सेम है। फिर हम उसके कॉजेज देखेंगे कि क्यों है डेफिसिट डिमांड। फिर हम उसका इम्पैक्ट देखेंगे, इम्प्लीकेशन देखेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले मीनिंग की। तो भाई मीनिंग तो देखो तुम्हें पता लग ही गया होगा, डेफिसिट डिमांड, डिमांड कम है, एडी इज लेस देन एएस। डिफ्लेशनरी गैप डायग्रामेटिकली दिखा देते हैं इसको। भाई एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री तुम्हारा इनकम का। अब तुम्हारी डिमांड इतनी होनी चाहिए थी, एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड, लेकिन लोग इससे कम कर रहे हैं, तो तुम्हारी डेफिसिट डिमांड जो एक्चुअल है वो इससे कम है, पैरेलल बनेगा एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल। और ये जो गैप है ना, इसको हम बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। इस गैप को हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेशनरी गैप। ये रिक्वायर्ड इक्विलिब्रियम, ये एक्चुअल इक्विलिब्रियम। मतलब इतनी डिमांड होनी चाहिए थी, इतनी डिमांड होनी चाहिए थी, लेकिन लोग कर रहे हैं सिर्फ इतनी एक्चुअल। तो कम कर रहे हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं डेफिसिट डिमांड। भाई क्यों करते हैं लोग डिमांड कम, तो वही फॉर्मूला लिखेंगे। मुझे बताओ डिमांड कम कब होगी, जब कंजम्पशन कम होगी ज्यादा होगी। एडी का फॉर्मूला है ना ये। इसकी वैल्यू कम कब आएगी, जब इसकी वैल्यू कम होगी, मतलब कंजम्पशन लोगों की डिक्रीज होगी किसी वजह से, लोगों की इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गई है। गवर्नमेंट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने डिक्रीज कर दिया है, एक्सपोर्ट कम हो गए और इंपोर्ट बढ़ गया है, यहाँ पे नेगेटिव का साइन है। तो ये सारे रीजंस हैं एग्रीगेट डिमांड के कम होने पर, डेफिसिट डिमांड के आने पर। होता क्या है, और सवाल ये है कि डेफिसिट डिमांड के आने से होता क्या इम्पैक्ट उसका इकोनॉमी के अंदर पड़ता है। तो बात कर लेते हैं हम फिर से इकोनॉमी पे इम्पैक्ट की। तो इम्पैक्ट हम फिर से वही 4 पैरामीटर्स में देखेंगे कि आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और जनरल प्राइस लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। और भी कुछ था ना, वेजेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो भी देखो, अगर लोगों की डिमांड गिर गई है, एग्रीगेट डिमांड, वही इससे पिछले वाली सिचुएशन में तुम डिमांड प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सकते थे, डिक्रीज तो कर सकते हो ना। जब तुम्हारा सामान बिक नहीं रहा तो ऑब्वियसली तुम प्रोडक्शन क्या कर दोगे, कम कर दोगे। कम प्रोडक्शन करने के लिए भाई एम्प्लॉयमेंट बढ़ा नहीं सकते, कम तो कर सकते हैं। कम प्रोडक्शन करने के लिए एम्प्लॉयमेंट भी क्या चाहिए होगी, कम चाहिए होगी। ठीक है, अब तुम्हारा सामान भी बिक नहीं रहा, लोग डिमांड कम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी सिचुएशन ले लो, मेले के अंदर तुम कुल्फी बेचने गए, तुम्हारे पास कुल्फी है 10, लेकिन लाइन के अंदर लोग सिर्फ 5 खड़े हैं, तो तुम क्या करोगे, और कस्टमर्स को बुलाने के लिए प्राइस बढ़ा दोगे। होता कि नहीं, भी ले जा यार, माल खत्म करना है, तू 10 रुपए वाली कुल्फी 5 रुपए में ले जा। तो प्राइसेस भी तुम्हारी क्या हो जाएंगी, गिर जाएंगी। क्यों, क्योंकि मार्केट में लोग खरीद ही नहीं रहे। तो तुम चाहते हो कि तुम्हारा सामान बिक जाए, तो तुम प्राइसेस क्या कर दोगे, कम कर दोगे।
अगर तुमने एम्प्लॉयमेंट कम करी तो मतलब तुम्हें उनको वेजेस भी क्या करनी पड़ रही है, कम देनी पड़ रही है। तो ये इसका इकोनॉमी के अंदर इंपैक्ट होता है डेफिसिट डिमांड का। तो भाई ऐसा है ना ही एक्सेस डिमांड अच्छी, ना ही इकोनॉमी के लिए डेफिसिट डिमांड अच्छी। इसको ठीक करना जरूरी है, इसको ठीक करना जरूरी है। तो ये ठीक कैसे करते हैं? तो उसके लिए सरकार के कुछ मेजर्स हैं जो हमने कमर्शियल बैंक के चैप्टर्स में पढ़े हैं। अगर नहीं पता तो उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। वो कमर्शियल बैंक वाली पूरी प्लेलिस्ट बहुत अच्छे से देख लेना। अगर वो नहीं आता तो ये नहीं आएगा समझ कि ये एक्सेस और डेफिसिट क्लियर है। और जरा देखें हाउ टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड। तो भाई साहब, एक्सेस डिमांड की अगर हम बात करें और डेफिसिट डिमांड की अगर हम बात करें तो दिस इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। इसको ठीक करने के दो रास्ते हैं। एक तो फिस्कल मेजर्स और दूसरे हैं हमारे पास मॉनिटरी मेजर्स। मॉनिटरी मेजर्स, फिस्कल मेजर्स और मॉनिटरी मेजर्स। तो नाम से क्लियर है, जो मेजर सरकार अपनी फिस्कल पॉलिसी के अंदर लेगी, फिस्कल पॉलिसी, उसको फिस्कल मेजर्स बोलते हैं। और जो मेजर सरकार अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में लिखेगी उसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। अभी क्या है फिस्कल पॉलिसी और क्या है मॉनेटरी पॉलिसी? तो जितनी भी टैक्स रिलेटेड रूल्स होते हैं वो सारे के सारे हम फिस्कल पॉलिसी में लिखते हैं, और जितने भी मनी सप्लाई के रिलेटेड रूल्स होते हैं वो सारे के सारे कहाँ पे लिखे जाते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी में लिखे जाते हैं। ये चीज याद रखना। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर टैक्स सरकार ने बढ़ा दिया, अगर टैक्स सरकार ने बढ़ा दिया तो मुझे बताओ लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई। भाई पहले 100 रुपए इनकम थी, सरकार लेती थी 20 रुपए टैक्स, तुम खर्चते थे 80 रुपए। अब सरकार ने अगर टैक्स 30 रुपए कर दिया तो तुम 70 खर्चोगे सिर्फ, तुम्हारी डिस्पोजेबल इनकम क्या हो गई? कम। सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, तुम्हारी डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी? कम होगी। अगर सरकार टैक्स कम कर दे तो तुम्हारी डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं एक्सेस डिमांड की और बात करते हैं डेफिसिट डिमांड की। समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। एक्सेस डिमांड मतलब लोग डिमांड क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं? ज्यादा कर रहे हैं, भी ज्यादा, क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा है। भाई जब तुम्हारे पास पैसा ज्यादा होगा तुम डिमांड ज्यादा करोगे। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है? एडी ग्रेटर देन एएस। सरकार को क्या चाहिए कि एडी और एएस इक्वल हो। एडी ज्यादा है क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है, तो सरकार क्या करेगी? तुमसे पैसे ले लेगी। और पैसे कैसे लेगी? तुम्हारी इनकम कैसे कम होगी? अगर टैक्स बढ़ जाएंगे। तो अगर एडी इज मोर देन एएस, गवर्नमेंट विल इंक्रीज द टैक्स रेट। जैसी टैक्स रेट सरकार ने बढ़ाया तुम्हारी इनकम गिर गई। इनकम गिरी तो तुम डिमांड क्या करोगे? कम। कब तक डिमांड कम होती रहेगी? जब तक वो किसके इक्वल ना आ जाए? एडी के इक्वल। सो दिस इज हाउ गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ फिस्कल पॉलिसी try to maintain the equilibrium level of economy. उल्टी सिचुएशन लो, अगर डेफिसिट डिमांड है, भाई तुम डिमांड ही नहीं कर रहे, तुम हो गरीब, डिमांड नहीं कर रहे, तुम्हारा पैसा नहीं है, तो सरकार क्या करेगी? भी टैक्स कम कर देगी। टैक्स कम करी तो तुम्हारी इनकम बढ़ गई, पैसा आ गया, तो तुम पैसा आएगा तो तुम डिमांड ज्यादा करोगे। डेफिसिट का मतलब एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से। पैसा आ गया, तुमने डिमांड बढ़ा दी जो कि कम थी, तो कब तक बढ़ाते रहोगे? टिल द टाइम एडी इज ग्रेट, एडी इज इक्वल टू एएस, तो इससे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। So this is how with the help of fiscal policy government corrects the situation of excess and deficit demand. Now let us talk about monetary policy. तो अगर याद हो कमर्शियल बैंक वाला चैप्टर, मॉनेटरी पॉलिसी में दो मेजर्स है हमारे पास, क्वांटिटेटिव मेजर और क्वालिटेटिव मेजर। क्वांटिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स को यूज करके सरकार ये एडी और एएस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है। कैसे करती है आओ जरा बात करते हैं उसकी। ठीक है, पहले हम क्वांटिटेटिव की बात कर ले।
याद है क्वांटिटेटिव में हमने क्या क्या पढ़ा था बैंक वाले चैप्टर में? नहीं पढ़ा तो मेक श्योर यू गो थ्रू द लिंक एंड वॉच दोज वीडियो, नहीं तो नहीं आएगा समझ। बैंक रेट और रेपो रेट नाम के दो इंस्ट्रूमेंट थे हमारे पास। क्या थे ये बैंक रेट और रेपो रेट? ये वो रेट है जिस रेट के ऊपर कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। हमने बैंक रेट और रेपो रेट को यूज करके एक्सेस डिमांड मतलब एडी ग्रेटर देन एएस और डेफिसिट डिमांड मतलब एडी लेस देन एएस की सिचुएशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, बैंक रेट रेपो रेट क्या है? जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ, मतलब लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं तो कैसे ठीक करें उसको? उनकी डिमांड कम करके। एग्रीगेट डिमांड ज्यादा का मतलब क्या? उनके पैसे ज्यादा है। तो मैं चाहता हूं कि लोगों के पास पैसा कम रहे। मैं मतलब सरकार सरकार पैसा कम रहे, तो लोगों के पास पैसा कम करने के लिए क्या करेगा वो? बैंक रेट रेपो रेट के साथ। अगर लोगों के पास पैसा कम चाहती है सरकार तो कमर्शियल बैंक को पैसा कम देना पड़ेगा, क्योंकि कमर्शियल बैंक तो आगे लोगों को लोन देता है। तो कमर्शियल बैंक पैसा कम कब लेगा? अगर बैंक रेट बड़ा होगा। कमर्शियल बैंक को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है आरबीआई को। तो अगर बैंक रेट या रेपो रेट आरबीआई बढ़ा दे तो कमर्शियल बैंक लोन कम लेगा। अगर वो लोन कम लेगा तो लोगों को भी पैसे कम देगा इन द फॉर्म ऑफ लोन। लोगों के पास पैसे कम आए तो मतलब लोगों की इनकम कम हो गई, पैसे कम आए लोगों की। लोगों की इनकम कम हो गई तो वो डिमांड कम करेंगे, और ये डिमांड कम कब तक करते रहेंगे? जब तक एडीएएस इक्वल ना हो जाए। तो ये थी एक्सेस डिमांड की कहानी। उसी तरह से हमारे पास है डेफिसिट डिमांड की कहानी। डेफिसिट डिमांड मतलब लोगों का पैसा नहीं है, तो सरकार yes, there was some issue in network connection. Just wait, let me share the file again with you. Yes, I hope the file is visible to you. तो आओ जरा एक बार डिस्कस कर ले हम क्या बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, इफ एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, देन हाउ दिस इंस्ट्रूमेंट्स विल बी यूज्ड। तो इन सभी इंस्ट्रूमेंट की यूसेज विल बी डन इन द वे कि हम इनकम को मैनिपुलेट कर सकें। अगर लोगों की इनकम ज्यादा होती है ना तो वो डिमांड ज्यादा करते हैं, अगर लोगों की इनकम कम होती है तो वो डिमांड कम करते हैं। इसी रूल के बेसिस के ऊपर हमने इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करना है। तो हम बात कर रहे थे बैंक रेट और रेपो रेट की। बैंक रेट रेपो रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कमर्शियल बैंक लोन लेता है। ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई तो मतलब लोगों का पैसा ज्यादा है,
सरकार चाहती है लोगों के पास पैसा कम हो जाए, वो बैंक रेट को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। उससे क्या होगा, बैंक रेट इंक्रीज करने से कमर्शियल बैंक खुद लोन कम लेगा, तो वो लोगों को पैसा भी कम देगा, तो उससे उनकी इनकम कम होगी। इनकम कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड कम करेंगे, और एग्रीगेट डिमांड तब तक कम होती रहेगी जब तक वो दोनों इक्वल ना हो जाए। तो ये बैंक रेट और रेपो रेट वाला फंडा है, ठीक है। तो ये था पहला इंस्ट्रूमेंट, बैंक रेट और रेपो रेट। अब इसके बाद हमने पढ़ा था क्या, CRR SLR, कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये वो पैसा है जो कमर्शियल बैंक इन द फॉर्म ऑफ लोन नहीं दे सकता, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर एक्सेस डिमांड है, मतलब AD इज मोर देन AS, या फिर डेफिसिट डिमांड है, AD इज लेस देन AS, अगर कैश रिजर्व रेशो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो सरकार ने बढ़ा दिए, ठीक है, AD मोर देन AS की बात कर रहा हूं, अगर सरकार ने इसको बढ़ा दिया तो कमर्शियल बैंक लोगों को लोन कम दे पाएगा, मतलब लोगों के पास पैसा कम गया, उनकी इनकम कम हुई। लोगों के पास पैसा कम जाएगा तो अपने आप ही वो डिमांड कम करेंगे, और वो कब तक कम करते रहेंगे डिमांड, जब तक वो दोनों इक्वल नहीं हो जाते। फिर अगर बात करें डेफिसिट डिमांड की, तो वो CRR और SLR घटा देगी, मतलब अब कमर्शियल बैंक लोन ज्यादा दे सकता है लोगों को। लोन ज्यादा देगा तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो वो डिमांड भी क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। और कब तक ज्यादा करते रहेंगे, जब तक ये कम डिमांड किसके इक्वल ना पहुंच जाए, एग्रीगेट सप्लाई। फिर हमने पढ़ा था और क्या, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर क्या था, जिसके अंदर RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करता है या बाय करता है। RBI लोगों को या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करता है या तो बाय करता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते थे, ठीक है। अगर हमारे पास सिचुएशन है एक्सेस डिमांड की, मतलब AD ग्रेटर देन AS, मतलब लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो वो डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, उनसे पैसे ले लो। तो मुझे बताओ, उनसे पैसे लेंगे कैसे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास, ये मैं हूं और ये तुम हो, तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, मुझे तुमसे ये पैसे लेने हैं, तो मैं कैसे लूंगा, तुम्हें कोई ना कोई चीज बेचकर, कि तुम्हें 10 रुपए की चॉकलेट बेच दी मैंने, ठीक है, तो वो 10 रुपए तुम्हारे पास से चले गए। तो अगर मुझे लोगों से पैसे लेना है तो मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। जैसे ही RBI लोगों को सेल करेगा ना, तो वो लोग पैसा किसको दे देंगे, RBI को दे देंगे, और लोगों के पास पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पैसा कम होगा तो डिमांड कम करेंगे, कब तक कम करते रहेंगे, जब तक वो दोनों इक्वल ना हो जाए। अगर सिचुएशन है AD लेस देन AS की, तो भाई मतलब डिमांड कम कर रहे हैं, पैसे कम है, डिमांड कम कर रहे हैं, पैसे कम है। तो अगर पैसे कम है तो पैसे ज्यादा करने पड़ेंगे। तो मुझे बताओ, अगर मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पास पैसे आ जाए, तो तुम्हारे पास अगर कोई चीज खरीद है, मैं तुम कोई चीज है तो मैं तुमसे खरीद लूंगा ना वो चीज। जैसे ही मैं तुमसे कोई चीज खरीद दूंगा, बदले में तुम्हें क्या दूंगा, पैसे। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, खरीद लेगी लोगों से सिक्योरिटी, और लोगों के पास सिक्योरिटी खरीदने से लोगों के पास क्या आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे। पैसे आएंगे तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड ज्यादा करेंगे, और कब तक ज्यादा करते रहेंगे, जब तक वो इक्वल ना हो जाए किसके, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है जी। सो दिस इज द सिचुएशन एंड दिस इज द केस हाउ एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। Going further, let us talk about another instrument. So these were instrument, कौन कौन से डिस्कस कर लिया हमने। We have discussed bank rate and repo rate. We have discussed CRR and SLR, and we have also discussed open market operation. Open market operation, ये हमारे पास quantitative instruments थे. These were the quantitative instruments with us. इसके अलावा हमारे पास थे qualitative instruments. ठीक है, we were having qualitative instruments apart from this. क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या था बताओ अभी मुझे फटाफट, फिर हमारी छुट्टी हो रही है। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो व्हेन वी टॉक अबाउट क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहला क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, दूसरा आता है राशनिंग, और तीसरा आता है मोरल सुएशन।
Okay, margin requirement. So how qualitative instruments are used? This we will discuss in the next class. Okay, so that's all for today. Just try to reconcile whatever I have discussed in the class, and we will meet in the next class. Now, till then, goodbye. Take care and have a nice day.